सुप्रभात विद्यार्थियों। हम हमारी पाठ्य पुस्तक कृति का भाग 1 में फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित इसी जल प्रलय में पाठ पढ़ रहे थे और हमने इसमें आधा पाठ पढ़ लिया था। आगे का आज हम देखते हैं। तो इसमें एक तो लेखक ने मोटी मोटी बातें बताई हैं, आपको थोड़ा सा मैं रिवीजन करवा देता हूँ। एक तो लेखक की रचनाएं हैं, रिपोर्टाज हैं। जय गंगा 1947, डायन कोसी 1948, हड्डियों का पुल 1948, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु के रिपोर्टाज हैं। इस घटना का वर्णन कब का है? 1967 का है और पटना शहर का है। लेखक उस समय कहाँ रह रहा है? पटना में रह रहा है। और या राजेंद्र नगर और कंकड़ बाग, ये दो इलाके हैं जो पानी से घिर चुके हैं और 18 घंटे लगातार बारिश हो रही है। पटना का पश्चिमी भाग है वो छाती भर पानी से डूब गया है। इसलिए लेखक ने क्या किया है? ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दियासलाई, पानी और कंपोज की गोलियां लेकर वो जमा हो गए हैं। सुबह खबर आई कि राजभवन और मुख्यमंत्री निवास पानी से डूब चुके हैं, प्लावित हो चुके हैं। प्लावित यानी डूबना। और दोपहर को क्या समाचार आया? गोलघर पानी से घिर गया है। तो लोग क्या कर रहे हैं? मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा आदि में सवार होकर क्या देखने जा रहे हैं? पानी को देखने जा रहे हैं और कुछ लोग लौट रहे हैं। तो लेखक ने वहाँ, जब लेखक कॉफ़ी हाउस गया और वहाँ उसने क्या देखा? एक सड़क के किनारे मोटी डोर की शक्ल में गेरुआ झाग फैन से उलझा हुआ पानी तेजी से सरकता आ रहा था। तो मैंने कहा, आचार्य जी आगे जाने की जरूरत नहीं, वो देखिए आ रहा मृत्यु का तरल दूत। यहाँ तक हमने अच्छे से पढ़ लिया था। और इसके बाद हम यहाँ से पढ़ेंगे, रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा शॉप बंद के बगल से गांधी मैदान की ओर चल पड़े। रिक्शा मोड़कर कहाँ किधर चल पड़े? अप्सरा हॉल है, पिक्चर हॉल है। यहाँ से सिनेमा हॉल से किधर चल पड़े? बगल में गांधी मैदान है, गांधी मैदान की ओर चल पड़े। लेखक किधर चल पड़े? बगल में गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाई सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन यानी उसकी परछाई है, विज्ञापनों की परछाई है, वो सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। सृष्टि उनका आभास करवा रही थी, ऐसा लग रहा था। गांधी मैदान की रेलिंग से हजारों लोग खड़े देख रहे थे। गांधी रेलिंग की मैदान से लोग क्या देख रहे थे? हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे। दशहरा के दिन रामलीला में राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे। गांधी मैदान में आनंद उत्सव, सभा, सम्मेलन और खेल कूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गेरिक आवरण, गेरिक यानी गेरवे रंग का, गांधी मैदान के आनंद उत्सव, ये जो गांधी मैदान है इसमें आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन और खेलकूद आदि गतिविधियां होती हैं। आनंद उत्सव जैसे रामायण का पाठ है, रामलीला है, रावण दहन है, आदि गतिविधियां होती हैं। सभा सम्मेलन भी, मीटिंग्स वगैरह भी होती हैं, सभा सम्मेलन होते हैं और खेलकूद की गतिविधियां इसमें होती हैं। तो इस गांधी मैदान में कितने लोग खड़े थे? हजारों लोग खड़े थे। गांधी मैदान की रेलिंग पर हजारों लोग खड़े, लोग देख रहे थे। और कितने लोग थे? दशहरे के दिन राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे।
खेलकूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गहरी का आवरण, आवरण यानी पर्दा, आवरण किसे कहते हैं, पर्दा, और गहरी का मतलब है गेरवे रंग का, गेहरे रंग का आवरण, आच्छादित, आच्छादित यानी ढका हुआ, जिसे हम ढक देते हैं, आच्छादित हो रहा था। हरियाली पर सन्ने सन्ने पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया है। विद्यार्थियों, सन्ने सन्ने, यहाँ सन्ने का मतलब है धीरे, और दूसरे सन्ने का मतलब भी धीरे है। जहाँ एक ही अर्थ दो बार आए और दोनों ही बार एक ही अर्थ हो, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे सन्ने सन्ने, सन्ने सन्ने, सन्ने का मतलब है धीरे, और इस सन्ने का मतलब भी धीरे, मतलब एक ही शब्द दो बार आए और दोनों ही बार एक ही अर्थ हो, तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। पुनरुक्ति, पुनरुक्ति, वही उक्ति दोबारा आ जाए तो उसमें कौन सा अलंकार होता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। एक उक्ति दो बार आए और दोनों ही बार एक ही अर्थ हो, यहाँ इसका सन्ने का मतलब भी धीरे और यहाँ सन्ने का मतलब भी धीरे है, तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। और एक ही शब्द दो बार आए और दोनों ही बार अलग अलग अर्थ हो, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, कौन सा, यमक अलंकार हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, और अलंकार वाले चैप्टर में हम आपको इसको डिटेल से पढ़ाएंगे, पर आपको इतना ध्यान रखा, सन्ने सन्ने में कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और सन्ने सन्ने का मतलब है धीरे धीरे। पानी देखने का सर्वथा अनुभव नया था, आच्छादित, ढका हुआ। और इसी बीच एक अधेड़ मुस्टंड और गंवार, अधेड़ यानी जिसकी उम्र आधी हो 31 साल का हो, लगभग 30-35 साल का, एक अधेड़ मुस्टंड यानी मोटा ताजा, और गंवार, गंवार जिसको अकल नहीं हो, जिसमें दिमाग की कमी हो, गांव टाइप का हो, गंवार, गांव से बना एक गंवार जिसमें सभ्यता नाम की कोई चीज़ न हो। इस बीच एक अधेड़ मुस्टंड और गंवार जोर जोर से बोल उठा, ईद ई है। जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग पलटकर देखने भी नहीं गए, अब बूझो। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, इस कथन का मतलब है कि इसमें एक तो शहरी मानसिकता का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया है, शहरी मानसिकता का वर्णन किया गया है। जब ग्रामीण क्षेत्र डूब रहा था तो शहर के लोग उसे देखने भी नहीं आए। जब दानापुर डूब रहा था, दानापुर कोई गांव है, तो पटनिया बाबू यानी शहर के लोग हैं, वो देखने भी नहीं आए। यहाँ शहरी मानसिकता का वर्णन किया है। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठी में होती रहती है। आम आदमी यानी सबसे सामान्य व्यक्ति, जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। उसके व्यक्तित्व में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र यानी गांवों का क्षेत्र जोड़ दीजिए। शाम के 7:30 बज चुके थे और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रकाशित हो रहा था। कितने बज चुके थे, शाम को 7:30 बज चुके थे, और आकाशवाणी जहाँ से समाचार प्रसारित होते हैं, न्यूज़ प्रसारित होती हैं, के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहे थे। स्थानीय यानी लोकल समाचार, स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण, उत्कर्ण यानी सुनने को उत्सुक, जिज्ञासु, जानने को इच्छुक, उत्कर्ण, उत्कर्ण यानी उत्कर्ण यानी सुनने को इच्छुक। एक आया था जिज्ञासु, अभी जिज्ञासु यानी जानने का इच्छुक। तो ये शब्द हैं, इनकी हमें बार बार अभ्यास करना चाहिए। व्याकरणिक शब्द हैं ये, तो हमें व्याकरण पे भी ध्यान देना है। चुपचाप उत्कर्ण होकर सुन रहे थे, मतलब क्या क्या सुन रहे थे वो, कि बाढ़ का पानी
कहाँ आ गया है। समय कितना हो रहा है? 7:30 बजे। स्थान कौन सा है? आकाशवाणी के पटना के अंदर। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण क्षण यानी समय स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। क्या खबर प्रसारित हो रही थी? पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका और पानी किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। समाचार दिल दहलाने वाला था, यानी दिल दहलाने वाला यानी खतरनाक था, भयानक था। कलेजा धड़क उठा। कलेजा धड़क उठना मुहावरे का क्या अर्थ है? घबरा जाना, धक धक होना। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी। आतंक की यानी डर की, भय की। दिल दहलाना, एक तो दिल दहलाना यानी दिल डरना, डरावना। दिल दहलना, डर लगना, डर लगना, ये है। एक है कलेजा धड़कना, इसी का भी सेम। कलेजा धड़क उठना, उठने का मतलब डरना, डरावना, डर लगना। और एक शब्द है, एक शब्द आया है आतंक। आतंक यानी डर, भय, ये है आतंक का। आतंक की कई रेखाएं उभरी किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए। सहज, सहज यानी सामान्य, सहज यानी सामान्य। पहले तो वो क्या कर गए, जब ये समाचार सुना कि पानी स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। समाचार कैसा था? दिल दहलाने वाला था। कलेजा धड़क उठा। दिल दहलाना, डर जाना, सहम जाना। कलेजा धड़क उठना भी डर जाना, ये है। यानी चेहरे के किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए, यानी तुरंत यानी उसी समय, यानी चेहरे पर चेष्टा की सहजता ले आए क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशानी नजर नहीं आ रहा था। क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे। पानी देखकर लौटने वाले लोगों की क्या प्रतिक्रिया हो रही थी? वो उनके चेहरे के हाव भाव क्या थे? सामान्य थे। वो सब सहज थे, कोई परेशान नहीं थे और वो आम दिनों की तरह क्या कर रहे थे? हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक उत्साहित थे। कौन? ग्रामीण लोग। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी। नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। दुकानों में तनिक उत्साह भी अधिक था। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी। हड़बड़ी यानी अफरा तफरी। नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। सामान किस पे लादे जा रहे थे? रिक्शा पे, टमटम पे, ट्रक और टेम्पो पे लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री, शॉपिंग बंद हो चुकी थी, खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। पान वालों की क्या हो गई थी? अचानक क्या हो गई थी? बिक्री बढ़ गई थी। क्यों बढ़ गई थी? क्योंकि बाढ़ का पानी आने के कारण दुकानों में हड़बड़ी का वातावरण उपस्थित हो गया था। यहाँ क्या हो गया था? दुख बाढ़ का पानी आने के कारण दुकानों में हड़बड़ी का माहौल या वातावरण उपस्थित हो गया था और लोग क्या कर रहे थे? खरीद फरोख्त बंद हो गई थी। अब पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई। क्यों? इसका कारण यह था कि पान वालों की दुकानों पर रेडियो ट्रांजिस्टर पर बाढ़ के समाचार सुनने के लिए लोग एकत्रित हो रहे थे। वे वहां खड़े होकर पान भी खरीद कर खा रहे थे। लेकिन वो पान खा रहे थे, लेकिन लोग क्या क्या थे? कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था उनमें। एक तो दूसरी विशेषता क्या है? वो आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, जब बल्कि आज तो वो तनिक तनिक यानी और भी अधिक, जरा और भी उत्साहित थे। कौन? पान खाने वाले लोग। पान वाले के आदमकद, आदमकद यानी उसकी थोड़ी छोटा, आदमकद यानी उसकी लंबाई। आदमकद आईने में जितने लोगों के बीच हमारी ही सूरतें मुहर्रम में नजर आ रही थी। मुझे लगा अब यहाँ
थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहाँ खड़े लोग किसी भी क्षण ठठाकर हम पर हंस सकते हैं। मुहर्रमी यानी उनकी शक्ल क्या है, देखने लायक बन रही थी, वो डरपोक हो रहे थे मुहर्रमी। मुहर्रम सूरतें, मुहर्रम हो जाना, गायब हो जाने, चेहरे की हंसी खुशी, जो उत्साह है, आनंद है, वो सब, खुशी है, वो सब गायब हो गए थे। मुहर्रम होना, गायब होना। मुझे लगा कि अब हम यहाँ थोड़ी देर ठहरेंगे तो वहाँ के लोग, खड़े लोग किसी भी क्षण हम पर ठठाकर हंस सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस समय क्या कह रहे, जब उन्होंने समाचार सुना कि पानी कहाँ तक आ गया है, स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है, तो समाचार कैसा था? दिल दहलाने वाला। लेखक का क्या है, कलेजा धड़क होता था और मित्र के चेहरे पर आतंक की रेखाएं भी उभर आई थी। इसलिए वो लोग, लेखक और उसका मित्र, ये सोच रहे थे कि अब हम यहाँ ज़्यादा देर रुकेंगे तो लोग हम पे ठठाकर हंस पड़ेंगे, यानी जोर से हंस पड़ेंगे। जरा इन बुजदिलों का हुलिया देखो। बुजदिल यानी डरपोक, हुलिया शकल। क्योंकि वहाँ ऐसी ही बातें चारों ओर उछाली जा रही थी। एक बार डूब ही जाए धनुषकोटि की तरह, घटना लापता न हो जाए। धनुषकोटि क्या है? एक स्थान का नाम है। क्योंकि वहाँ ऐसी बातें चारों ओर उछाली जा रही थी, एक बार डूब ही जाए धनुषकोटि की तरह, पटना लापता न हो जाए तो न हो जाए कहीं। पान पान खाते समय लोग जब ट्रांजिस्टर पे, रेडियो पे समाचार सुन रहे थे तो वहाँ लोग क्या चर्चा कर रहे थे कि एक बार डूब जाए धनुषकोटि की तरफ, पटना लापता न हो जाए कहीं, सब पाप धुल जाएंगे। चलो गोल घर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाएं, बिस बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं भाई, यह माकूल मौका है। यानी माकूल यानी अच्छा मौका है। इनकम टैक्स वालों को एन इसी वक्त, इसी मौके पर काले बाजार, कालाबारी, कारबा कारोबारियों के घर पर, कारोबारी मतलब कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए। आसामी बमाल, आसामी लोग, आसामी 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 बामाल का मतलब है जो लोग गड़बड़ करते हैं, जो लोग टैक्स छुपाते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं। तो अफसरों को क्या करना चाहिए? इसी समय कारोबारियों पे डाका डालना चाहिए, छापा मारना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अब कहीं भाग नहीं सकते। राजेंद्र नगर पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थी। राजेंद्र नगर पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत यानी पहले की तरह बिछी हुई थी। मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं कैसी बिछी? पूर्व पहले की जैसे बिछी हुई थी। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक साथ ले लूं। खुराक, या तो खुराक का मतलब है जो लेखक पान पुड़िया जो खाता है, जर्दा पानी खाता है, उसको खुराक बोलते हैं। क्या क्या ले लूं? हेडली चेज, या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें, अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब। मुझे इस तरह किताबों को उलटते पलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। लेखक क्या सोच रहा है कि एक सप्ताह की खुराक एक साथ ले लूं। क्या क्या ले लूं लेखक, अब लेकिन लेखक क्या क्या ले लेगा बाढ़ के समय? हेडली चेज यानी एक बुक है, या एक सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें, अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब। मुझे इस तरह किताबों को उलटते पलटते देखकर कर दुकान का नौजवान मालिक कृष्ण, दुकान का मालिक कैसा है? नौजवान है। और क्या नाम है? कृष्णा। क्या नाम है? कृष्णा। जो क्या करने लग गया? हंसने लग गया, वो मुस्कुराने लग गया। किताबों को छोड़ कई हिंदी, बंगला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं लेकर लौटा। किताबों को छोड़कर क्या क्या लिया उसने? हिंदी, बंगला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं लेकर लौटा। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहे। यानी लेखक को कोई अंदाज़ा नहीं है कि कल कितना पानी हो, कितनी बाढ़ आ जाए और हम कितने डूबे हों, कितने पानी में हो, यानी हमारे पास बाढ़ का पानी कितना हो। बहरहाल, बहरहाल का मतलब है अभी। जो कम पानी रहेगा वह ज़्यादा पानी में
फंसे मित्र की सुधि लेगा। सुधि सूचना, कुशल मंगल के समाचार, खुशहाली के समाचार, जीने मरने के समाचार। सुधि लेगा यानी समाचार लेगा, सुध बुध लेगा। लेखक अपने मित्र से विदा होते समय क्या कहा है? पता नहीं कल हम पानी में कितने रहें, बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज़्यादा पानी में फंसे मित्रों की सुधि लेगा। सुधि यानी समाचार लेगा। किसने कहा? लेखक ने कहा। किससे कहा? अपने मित्र से कहा। फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ियां भी लाउड स्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। लेखक फ्लैट में पहुंचते ही क्या हुआ? जनसंपर्क की गाड़ी, जनसंपर्क यानी लोगों से संपर्क किया जाता है, लोगों को सूचना देने वाली जो गाड़ियां हैं वो लाउड स्पीकर से घोषणा करती हुई, लाउड स्पीकर बड़े बड़े जो स्पीकर होते हैं उनमें बोला जाता है और जनता को समाचार दिया जाता है। लाउड स्पीकर की से घोषणा करती हुई कहाँ पहुंच चुकी थी? राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज़ चारों बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती है। हमारे गोलंबर के पास ये जगह है, हमारे गोलंबर यानी लेखक यहाँ रह रहा है। हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज़ यानी कोई भी आवाज़ जो चारों बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर, इसका मतलब है कि यहाँ ब्लॉकों में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, उनसे टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होते हैं। प्रतिध्वनित का मतलब है कि जो आवाज़ हम बोलते हैं वो चारों तरफ टकरा के और हमें वैसी की वैसी सुनाई देना प्रतिध्वनि कहलाती है। प्रतिध्वनि, ध्वनि की आवाज़ पुनः वापस सुनना। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुँचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुँचते ही क्या करती? भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती। पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनित होती, भाइयों भाइयों। एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोलंबर के पास के बाद आलाप उठता है। आलाप यानी बोल उठता है। सुन मेरे बंधु रे, ए न सुन मेरे मोरे मितवा। यानी गाना गा रहा है कौन? रिक्शे वाला है। अब देखो रिक्शे वाले में यहाँ इसके जरा भी शिकन नहीं है, बाढ़ की चिंता नहीं है, मस्त एकदम मस्त है। तो इसलिए आदमी को प्रत्येक स्थिति में कोई भी विपदा आ जाए, आदमी पे आपदा आ जाए, तो आदमी को सादा जीवन उच्च विचार रखते हुए आदमी को प्रसन्न रहना चाहिए। हमें भी लॉकडाउन में, हमें भी कोरोना महामारी के चलते हमें भी उदास नहीं होना चाहिए। हमें भी समय का सदुपयोग करना चाहिए, सादा जीवन और उच्च विचार रखने चाहिए और हमें समय का पालन करना चाहिए और आनंदपूर्वक संतोषप्रद हमें रहना चाहिए। और वो क्या गा रहा है? गाना गा रहा है, सुन मेरे बंधु रे, ए न सुन मोरे मितवा रे। गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी ने ऐलान किया जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहिनपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए, अतः आप लोग सावधान हो जाइए। प्रतिध्वनि सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए। जो जनसंपर्क की गाड़ी है वो बार बार क्या सूचना दे रही है? क्या सूचना दे रही है? वो सूचना दे रही है कि भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक, कितने बजे तक? 12 बजे तक कहाँ तक आ जाएगा? लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए, अतः आप लोग सावधान हो जाइए। ये जन सूचना इसलिए दी जाती है कि लोग कोई अनहोनी होने से पहले ही अपनी सावधानी से अपने जीवन को बचा लें और सुरक्षित जगहों पे चले जाएं। मैंने गृहस्वामिनी से पूछा, गृहस्वामी का विपरीत गृहस्वामिनी यानी घर की मालकिन से, खुद की पत्नी से पूछा, गैस का क्या हाल है? यानी जिससे खाना पकाते हैं। बस उसी का डर है, अब ख़त्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर उटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से कुछ पता नहीं चलता, यानी सिलेंडर में कुछ नहीं पता कि कितनी गैस खर्च हो गई कितनी नहीं हुई, तो इससे कुछ भी पता नहीं चलता कि गैस अभी तक कितना और चलेगा। लेकिन अंदाज है कि 1-2 दिन कोयला है, स्टोव है, मगर किरोसिन एक ही बोतल है। यानी गैस है 1-2 दिन चलेगा, कोयले भी हैं, स्टोव है, मगर केरोसिन की बोतल
एक ही बोतल है, एक ही बोतल है। फिलहाल बहुत है, बाढ़ का भी यही हाल है। मीटर उटर की कोई चीज़ नहीं होने से पता नहीं चलता कि कब आ धमके। मैंने कहा, सारे राजेंद्र नगर से सावधान सावधान ध्वनि गूंज रही है। क्या गूंज रही है? सारे राजेंद्र नगर से ध्वनि गूंज रही है। ब्लॉक के नीचे की दुकानों के सामने सामान हटाए जाने लगे हैं। मेरे फ्लैट के नीचे से के दुकानदारों ने पता नहीं क्यों इतना कागज इकट्ठा कर रखा है। एक अलाव लगाकर सुलगा दिया, हमारा कमरा धुएं से भर गया। राजेंद्र नगर में क्या प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है? सावधान सावधान की प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है। सावधान सावधान ध्वनि कुछ देर तक गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों में सामान हटाए जाने लगे। नीचे की दुकानों में क्या किया जाने लगा? सामान हटाया जाने लगा। मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज इकट्ठा कर रखा था कि एक अलाव लगाकर सुलगा दिया, हमारा कमरा धुएं से भर गया। सारा शहर जगा हुआ है। पश्चिम पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ। हाँ, पीर मुहानी या सालिमपुरा अहरा अथवा जनक किशोर नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज़ आ रही है। लगता है कि 1-1:30 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुंचेगा। और वो राजेंद्र नगर, कंकड़बाग राजेंद्र नगर में पानी घुस जाए कितने? रात को 12 बजे तक क्या अनुमान लगा रहे हैं। और यहाँ लगभग 1-1:30 बजे रात को पानी राजेंद्र नगर पहुंचेगा। सोने की कोशिश करता हूँ लेकिन नींद आएगी भी। यानी खुद अपने आप से प्रश्न करता है कि मैं सोने की कोशिश तो करता हूँ लेकिन मुझे क्या नींद आएगी? नहीं। कंपोज की टिकिया अभी नहीं। कुछ लिखूं, किंतु क्या लिखूं? कविता, शीर्षक बाढ़, आकुल प्रतीक्षा, धत। यानी वो लेखक लिखने के बारे में सोच रहा है कि अब नींद तो आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि लेखक को बाढ़ का डर लग रहा है, पानी में वो कितने डूब जाएं, उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाए। तो लेखक सोच रहा है कि रात को राजेंद्र नगर तक पानी कितने बजे तक पहुंचेगा? 1-1:30 बजे तक। इससे पहले लेखक को क्या नींद आएगी? नहीं आएगी। तो वो लिखने की सोच रहा है कि कविता लिखूं या कोई शीर्षक से कुछ ऐसा लिखूं, बाढ़ शीर्षक पे लिखूं, आकुल प्रतीक्षा लिखूं, धत। नींद नहीं, स्मृतियां आने लगी। स्मृतियां यानी स्मृति, यादें। स्मृतियां आने लगी एक एक कर चलचित्र के बेतरतीब दृश्यों की तरह। मैं बेतरतीब यानी कई कई दृश्य आने लगे। 1947 मनिहारी, तब पूर्णिया अब कटिहार जिला। मनिहारी एक जगह है, पहले किस में था? पूर्णिया जिले में। अब का कटिहार जिले के इलाके में गुरुजी स्वर्गीय सत्यनाथ बहादुर जी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे थे। कब? 1947 में। किसके किसके साथ? अपने गुरुजी स्वर्गीय सत्यनाथ बहादुरी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव से जा रहे थे। चारों ओर पानी ही पानी। दूर एक द्वीप जैसा बालचूर दिखाई पड़ा। द्वीप क्या होता है? जो पानी से घिरी हुई जगह रहती है उसे द्वीप कहते हैं। हमने कहा वहां चलकर जरा चहलकदमी करके टांगे सीधी कर लें। चहलकदमी यानी वहां जाके चहलकदमी करके चल के टांगे सीधी कर ले। बहादुर जी कहते हैं, किंतु सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने से पहले यह मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहां हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे। उसके गुरुजी, लेखक के गुरुजी क्या सावधान करते हैं? सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने से पहले यह मत भूलना कि तुमसे पहले वहां हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मिलेंगे। और सचमुच में चींटी चींटी से लेकर सांप बिच्छू लोमड़ी सियार तक यहाँ पनाह ले रहे थे। देखिए, चींटी चींटे तथा सांप बिच्छू लोमड़ी सियार तक यहाँ पनाह ले रहे थे। बहादुर जी की हिदायत थी, हिदायत यानी चेतावनी थी। हर नाव पर पकाही घाव, पकाही घाव का मतलब पानी में पैर की उंगलियां सड़ जाती हैं, तलुओं में भी घाव हो जाते हैं, की दवा, दिया सलाई की डिबिया और केरोसिन तेल रहना चाहिए। और सचमुच हम जहाँ जाते खाने पीने की चीज़ों से पहले पकाई घाव की दवा और दिया सलाई की मांग करते। एक तो जो मनिहार जगह है वहाँ लेखक गए हैं, लेखक और उसके गुरुजी गए हैं। तो वहाँ क्या है, बाढ़ में क्या तैर रहे हैं? सांप बिच्छू लोमड़ी सियार यहाँ सब पनाह लेते हैं। कहने का मतलब है कि बाढ़ में किसी को भी ठिकाना नहीं मिलता, सब बाहर आ जाते
हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस दूसरे वीडियो में आज हम इतना ही पढ़ेंगे और शेष भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।